डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ धातु। यह विषय क्रिया शरीर के सेकंड पेपर में है। इस सेकंड पेपर में पहला सेक्शन जो है वो पूरे आयुर्वेदिक कंसेप्ट का है। उसका अभ्यास धातु से शुरू हो जाता है। उस कंसेप्ट ऑफ धातु को अधिक विस्तृत जानकारी आज हम लें। सिलेबस में आपसे उम्मीद है कि आप पढ़े एटिमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन टू द टर्म धातु, डिफरेंट थियरीज रिलेटेड टू द धातु पोषण न्याय या त्रिविध न्याय। धातु की इस पूरी पढ़ाई करने के पहले हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए धातु की व्याख्या। हमने इसके पहले व्याख्या देखी थी। शरीर में ऐसे शरीर भाव जो शरीर में धारण और पोषण दोनों करते हैं उनको धातु कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि शरीर में 7 धातु हैं: रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र। और इस सबको हमें याद करके रख के हम आगे पढ़ते हैं। एटमोलॉजी, डेरिवेशन। एटमोलॉजी का मतलब होता है व्युत्पत्ति, डेरिवेशन का मतलब होता है निरुक्ति। व्युत्पत्ति का मतलब वो शब्द कैसे तैयार हुआ, और निरुक्ति उसके अंदर अर्थ क्या छिपा है। तो इसमें कहा जाता है कि धातु शब्द के लिए ध्रुव धारयति यानी धारण तथा पोषण करना, ददाति दत्ते वा शरीर प्राणान इति धातु, जो शरीर में प्राण का धारण करते हैं वो धातु होते हैं। ददाति धारयति शरीर संवर्धका नाम इति धातु, जो धारण करते हैं और शरीर का संवर्धन करते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। ये व्युत्पत्ति और निरुक्ति दोनों के तौर पर हम इसको याद रख सकते हैं। डेफिनेशन: धातु धारणात् धात्वा, शरीर में ऐसे शरीर भाव जो शरीर में धारण और पोषण करते हैं उनको धातु कहते हैं। हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि धातु जो है धारण और पोषण ये दोनों काम शरीर में करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन टू द टर्म धातु। धातु के बारे में धारणात् धातु हमने देखा। धातु के बारे में और भी जानकारी हम धीरे धीरे ले लेते हैं। धातु संख्या: शरीर में 7 धातु होते हैं: रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। धातु प्रकार: हर धातु के 2 प्रकार होते हैं: स्थायी धातु और पोषक धातु। हम उदाहरण के तौर पे अगर रस धातु के बारे में देखें तो उसके 2 प्रकार होते हैं: स्थायी रस धातु और पोषक रस धातु। इनका क्या संबंध है? तो पोषक रस धातु जो होता है वो स्थायी रस धातु का पोषण करता है। क्रिया शरीर पढ़ते समय अगर हमें फिजियोलॉजी का भी नॉलेज हो तो हमें क्रिया शरीर अच्छी तरह से समझ में आता है। तो फिजियोलॉजी में जो भी कंसेप्ट दिया है उसको भी हम याद रखते हैं। इन धातुओं की शरीर में 2 अवस्था होती है, या तो धातु साम्यावस्था में है या वैषम्यावस्था में है। अगर वैषम्यावस्था हो तो धातु 2 अवस्था में हो सकते हैं, या तो क्षय अवस्था में या वृद्धि अवस्था में। डिफरेंट थियरीज रिलेटेड टू धातु पोषण, उसी को धातु पोषण न्याय कहते हैं। ये त्रिविध धातु पोषण न्याय है क्योंकि ये मुख्य 3 हैं। उनको कहते हैं क्षीर दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय और खले कपोत न्याय। पहला क्षीर दधि न्याय। इस मत के अनुसार जिस प्रकार संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है उसी प्रकार आहार रस धातु में, रस धातु रक्त धातु में, रक्त धातु मांस धातु में, मांस धातु मेद धातु में, मेद धातु अस्थि धातु में, अस्थि धातु मज्जा धातु में और मज्जा धातु शुक्र धातु में संपूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाती है। दूसरा न्याय है केदारी कुल्या न्याय। जिस प्रकार एक बगीचे को सींचने के लिए नालियाँ या कुल्लियाँ बनाई जाती है और जो
केदारी निकट रहती है, कुल्या का जल वहाँ पहले पहुँचता है। इसी प्रकार आहार रस से रस धातु का निर्माण होता है और इसी क्रम से अन्य धातु का पोषण होता है, जैसे कि पहले रस का, फिर रक्त का, फिर मांस धातु का, फिर मेद धातु का, ऐसा सातों धातु का पोषण होता है। खले कपोत न्याय। जिस प्रकार खलिहान में दागना चुगने के पश्चात कपोत वापिस अपने घर को जाते हैं और कपोत का घर जितना अधिक दूरी पर होगा उसको वहां पहुंचने के लिए उतना ही समय अधिक लगेगा। इसी प्रकार आहार रस से धातुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक धातु का पोषण का मार्ग और निर्माण का मार्ग यह अलग अलग होता है। तो हमने इस प्रकार से ये 3 न्यायों को देखा। पहला न्याय है क्षीर दधि न्याय। इसमें कन्वर्शन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। जैसा कि सेकेंडरी oocyte फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में तैयार होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म तैयार होते हैं, तो अलग अलग स्टेजेस में से तैयार होते हैं और उसका कन्वर्शन होते जाता है। जैसा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, ये कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं क्षीरदधि न्याय। केदारी कुल्या न्याय जो होता है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, एओर्टा है, उसके ब्रांचेस आर्टरीज है, फिर उसके ब्रांचेस कैपिलरीज है, उस तरह से उसको कहते हैं केदारी कुल्या न्याय। तीसरा होता है खले कपोत न्याय। इसको सिलेक्टिव अब्सॉर्प्शन कहते हैं। सेल के पास से जो ब्लड वेसल जाती है उसमें से सेल उसके लिए जो जरूरी है उतना ही नरिशमेंट फैक्टर सिलेक्ट करके लेता है, उसको कहते हैं खले कपोत न्याय। तो ये तीनों न्याय मॉडर्न साइंस से भी एप्लीकेबल है। अभी पहला धातु जो है रस धातु, इसके बारे में हम कुछ पढ़ाई करते हैं। रस धातु के बारे में जो पढ़ना है वो CIM के हिसाब से एटिमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, प्रमाण ऑफ द रस धातु, फिजियोलॉजी ऑफ द रस स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ रस धातु एंड फ्रॉम आहार रस, सर्कुलेशन ऑफ रस धातु, रस संवहन, रोल ऑफ व्यान वायु एंड समान वायु इन रस संवहन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हृदय, अष्टविध सार, conceptual study of the interdependence, आश्रय श्री भाव and its relation to rasa and kapha, manifestation of क्षय and वृद्धि of rasa। इन चीजों की हमें पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई रस धातु के पढ़ाई में हमसे उम्मीद है, यही हमें एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जब हम रस धातु की पढ़ाई शुरू करेंगे और मैंने कहा था कि अगर हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस या मॉडर्न साइंस का नॉलेज अच्छा हो तो हमें आयुर्वेद अच्छी तरह समझ में आता है। जिसका मेडिसिन पक्का हो उसको काय चिकित्सा अच्छी तरह समझ में आती है। जिसको फिजियोलॉजी पूरी तरह समझ में आया हो उसको यह धातु का पाठ या क्रिया शरीर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। इसलिए हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। रस धातु को अच्छी तरह से अगर समझना है तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बॉडी फ्लूइड्स, देयर आर बॉडी फ्लूइड्स in 2 different locations in our body. One is called intracellular fluid, which is present inside the cell. Other is extracellular fluid, which is present outside the cell. The fluid which is present outside the cell is called as extracellular fluid. It is also called as the interstitial fluid because it is present in the interstitial spaces. What is interstitial space? The space between two cells is called interstitial space. तो ये जो interstitial space में फ्लूइड होती है, extracellular fluid या interstitial fluid, यही बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसके आधार पर होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट रखा गया है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल फ्लूइड और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये दोनों मिलकर हमारे रस धातु हो जाते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी हम समझ सकते हैं कि स्थायी रस धातु, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को हम समझ सकते हैं
हमारे पोषक रस धातु। अगर ये हम इसको याद रखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो हमारे पोषक रस धातु है उसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं, इनको हमारी आयुर्वेद की परिभाषा में हम पोषक रस धातु कह सकते हैं। यानी बॉडी फ्लूइड हो गई रस धातु और सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम हो गए पोषक रस धातु। अभी इनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने वाले यानी सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड का प्रमाण सेल के अंदर कितना हो, सेल के बाहर कितना हो, ये प्रमाण मेंटेन करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये हमारी दृष्टि से रस धात्वाग्नि होते हैं। तो इस तरह से अगर हम सब चीज़ें याद रखें तो हमें रस धातु अच्छी तरह से समझ में आएगा। एटमोलॉजी एंड डेरिवेशन ये पढ़ के हमें याद रखना है। उत्पत्ति रसते रस अच यत माथो रस धातुर्यस्ततो भवद्या रसा यद द्रव सकल देह रसदिति रस स्मृता, ये वाचस्पत्य ने कहा है। इसकी निरुक्ति होती है तत्र रसगतो धातु अहर्ह गच्छति इत्यतो रसा, ये सुश्रुत ने 14वें अध्याय में कही है। एटमोलॉजी और डेरिवेशन को देखने के बाद रस धातु की ये हमारे शरीर में बॉडी में काम पता हमें चल जाता है कि ये तो एक द्रव है और सर्व शरीर में संचरण करता है। कब तक करता है? सुश्रुत कहते हैं अहरह गच्छति, सदा सर्वकाल उसका संवहन चालू रहता है हमारे शरीर में, तो उसको हम रस धातु कहते हैं। तो रस धातु को जानने के लिए ये व्युत्पत्ति निरुक्ति भी महत्वपूर्ण है। मॉडल हमारे सिलेबस के हिसाब से लोकेशन ऑफ द रस धातु यानी रस धातु का स्थान जानने के पहले हम जान लें कि इसके प्रकार कितने होते हैं। रस धातु के स्थायी रस धातु तथा पोषक रस धातु ऐसे दो प्रकार होते हैं। इसमें पोषक रस धातु यह रसव स्रोतस में रहती है और स्थायी रस धातु संपूर्ण शरीर में सर्व धातु पोषण के लिए भ्रमणशील रहती है। फिर भी सुश्रुत कहते हैं कि इसका मुख्य स्थान वैसे हृदय ही है। सारा परम सूक्ष्म स रस इत्युच्यते तस्य हृदय स्थानम, ये सार भाग है। ये नरिशमेंट फैक्टर्स जो हमारे डाइट में से डाइजेशन के बाद पोर्टल वेन में से एब्सॉर्ब हो जाते हैं, वो सार भाग है। वो परम सूक्ष्म है इसलिए कि वो दो सेल के बीच में रहने वाली स्पेस तक पहुंचता है, सेल के अंदर भी जाता है, इसलिए परम सूक्ष्म है। इसको रसव कहते हैं। इसका मुख्य स्थान हृदय होता है। यही पेज पर आपने देखा कि रस धातु रसव स्रोतस में रहती है, पोषक रस धातु। उसी तरह से हर पोषक धातु वो स्रोतस में होती है, यानी पोषक मेद धातु मेदव स्रोतस में रहेगी, पोषक मांस धातु मांसव स्रोतस में रहेगी। नेक्स्ट, प्रमाण ऑफ द रस धातु। रस धातु का प्रमाण कितना होता है? चरक और वाग्भट कहते हैं मज्जा मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शकृत्य श्रुक रसो जलम च देहेस्मिन एक एक अंजलि वर्धितम। मज्जा धातु एक अंजलि है, फिर बाद में एक एक अंजलि हमें बढ़ाना है, तो हम रसो जलम च, उसमें रसों तक पहुंचने तक इसका प्रमाण हो जाता है 9 अंजलि। तो इस सूत्र के आधार पर रस धातु का शरीर में प्रमाण 9 अंजलि होता है। ये चरक और वाग्भट मानते हैं। सुश्रुत ने कहा है कि हमारे शरीर में जो शरीर पदार्थ है उनका प्रमाण नहीं बताया जा सकता। फिजियोलॉजी ऑफ रसव स्रोतस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। चरक कहते हैं रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूल दशच धमन्या। सुश्रुत कहते हैं रसवहे द्वे तयोर्मूलम हृदयम रसवाहिन्यश्च धमन्या। चरक के अनुसार रसव स्रोतस के मूल स्थान हृदय और 10 धमनियां होते हैं। सुश्रुत के अनुसार रसव स्रोतस की संख्या 2 होती है, रसवहे द्वे, तथा इनके मूल स्थान हृदय और रसवाही धमनियां होते हैं। आज हमें इतना याद रखना है कि चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार इसके मूल स्थान कौन से होते हैं। रसव स्रोतस में होने वाली क्रिया, हमारा पॉइंट है फिजियोलॉजी ऑफ द रसव स्रोतस। रसव स्रोतस में क्या क्या क्रियाएं होती है? नंबर 1, स्थायी रस धातु की उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि पोषक रस धातु का पाचन हो जाता है।
वो रस धात्वाग्नि करता है। फिर पोषक रक्त धातु की उत्पत्ति जो है होती है, पोषक रक्त धातु अलग से हो जाता है। रस धातु के उपधातु स्तन्य और रज, इनकी उत्पत्ति तथा पोषण दोनों रसवह स्रोतस में ही होता है। रसमल कफ की उत्पत्ति तथा पोषण यहीं पर होता है। सूक्ष्ममल क्लेद की उत्पत्ति तथा पोषण यहीं पर होता है। तो ये 5 फंक्शन जो है वो किसी भी स्रोतस में होने वाली क्रियाओं के तौर पर हम उसको याद रख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि रस धात्वाग्नि कहाँ होती है, तो रस धात्वाग्नि रसवह स्रोतस में होती है और उसकी क्या क्रिया होती है, तो यही 5 क्रिया ये रस धात्वाग्नि की क्रिया के तौर पर हम याद रख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रस धातु फ्रॉम आहार रस। सुश्रुत कहते हैं तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य विविध वीर्य अष्टवीर्य से अनेक गुणोपेतम से उपयुक्त आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस्तेजोभूत सार परम सूक्ष्म सरस इति उच्यते तस्य हृदय स्थानम। बीच में देखिए आहारस्य, हम जो आहार लेते हैं आहार कैसा होता है, पांचभौतिक होता है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश सबके अंश उसमें है। चतुर्विध होता है, लेख्य भेद्य छेद्य पेय चारों प्रकार का आहार होता है। षड्रस युक्त होता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उसमें 6 रस होते हैं। द्विविध वीर्य, उष्ण वीर्य शीत वीर्य दोनों भी होते हैं। अष्टविध वीर्य कुछ शास्त्रकारों ने और 6 वीर्य माने हैं, वो अष्टविध वीर्य भी हमारे आहार में होते हैं। वह अनेक गुणोपेतम, उसमें 20 जो शारीरिक गुण बताए हैं उनको गुरुवादि गुण रहते हैं, सभी आहार हमारे आहार में होते हैं। इस आहार का सम्यक परिणत से अगर पाचन ठीक तरह से हो गया तो यस तेजोभूत, उसमें से तेजोभूत सार परम सूक्ष्म पार्ट जो है वो अलग निकलता है। स रस इत्युच्यते, इसी को रस कहते हैं। तस्य हृदयम स्थानम, उनका स्थान हृदय होता है। हम लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि आहार रस यह संकल्पना चरक ने रखी है। सुश्रुत ने माना है कि डायरेक्ट रस धातु की उत्पत्ति आहार से होती है। अगर आपको डाइजेशन समझ में आ गया है तो हम जो आहार लेते हैं उसका डाइजेशन होता है, यानी जठराग्नि की क्रिया होती है। फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के रूप में और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में एब्सॉर्ब होते हैं। उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और स्मॉल फैटी एसिड्स ये हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में लीवर में आते हैं, वहां से हृदय तक पहुंचते हैं। यहां तक पहुंचने तक उनको कहा है आहार रस। और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होती है उसका एब्सॉर्प्शन लिम्फेटिक सर्कुलेशन में हो जाता है। तो जब पोर्टल सर्कुलेशन में डाइजेस्टिव न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं, लीवर में आते हैं, वहां से हृदय तक पहुंचने की अवस्था को आहार रस कहा जाता है। ये चरक ने माना है। सुश्रुत ने इसी को रस नाम दिया है। फिर वो हृदय में आने के बाद हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ हार्ट देखा। हार्ट इज बेसिकली पंप, वहां से पूरी बॉडी में यह सब ब्लड के रूप में पहुंचता है। तो इस ब्लड के में हमारे रस और रक्त ये दोनों धातु आ गए हैं। उसमें से आरबीसी को आप हटा दे या प्लाज्मा वगैरह को समझे तो वो एक रस धातु का पार्ट हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बहुत सारे हैं, उसमें से प्लाज्मा एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करें, यह रस धातु का स्वरूप होता है। सर्कुलेशन ऑफ रस धातु। सुश्रुत कहते हैं कृष्ण देह चरो व्यानो रस संवहनोद्यता। कृष्ण संपूर्ण देह चरो, शरीर में संचार करने वाला, व्यानो का मतलब है व्यान वायु, क्या करता है तो रस संवहन करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। अगर हमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो रस संवहन उसी को कहते हैं। चरक कहते हैं व्यानेन रस धातुर ही, व्यान वायु क्या करता है रस धातु को लेकर विक्षेपोचित कर्मणा। विक्षेपोचित कर्म का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। युगपत सर्वतो जस्रब, जब तक हमारे जीवन है ये पंपिंग एक्शन शुरू होता है।
देहे विक्षिप्यते सदा, संपूर्ण शरीर में ये फैलाता है, तो ये रस धातु ही है। सुश्रुत कहते हैं विनमूत्र महार मला सारा प्रागिरतो रसा, विन और मूत्र आहार के मल है और जो सार है उसको प्रागिरतो रसा, उसको रस कहते हैं। सतु व्यानेन विक्षिप्त, व्यान वायु की वजह से वो विक्षिप्त फेंका जाता है। सर्वान धातु प्रतर्पयेत, और संपूर्ण धातुओं का ये पोषण करता है। इसको सर्कुलेशन ऑफ रस धातु में हम याद रखें। रोल ऑफ व्यान वायु और समान वायु इन रस संवहन। डाइजेशन में व्यान वायु समान वायु का रोल होता है। समान अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वथा अन्नम गृह्णाति, अन्न निगलने के बाद हमारे गले में जो फारिंग्स है उसके बाद में जहाँ से स्मूथ मसल शुरू हो जाती है वहाँ से समान वायु का क्षेत्र शुरू हो जाता है, उसके ऊपर प्राण वायु का क्षेत्र है। तो अन्न का निगलना समान वायु की वजह से होता है। पचती पाचन, डाइजेशन। विवेचयति सार किट्ट विभजन, न्यूट्रिशनल फैक्टर अलग होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट अलग होते हैं। मुंचती, वेस्ट प्रोडक्ट को आगे ढकेला जाता है। ये चारों क्रिया समान वायु की वजह से होती है। व्यान वायु का कार्य हृदय में आने के बाद शुरू हो जाता है। तो जो हमने देखा इसके पहले कि व्यानेन रस धातुर्हि, या तो लास्ट लाइन में सतु व्यानेन विक्षिप्ता, सबसे पहले लाइन में लिखा व्यानो रस संवहन दत्ता, हर जगह पर व्यान वायु का उल्लेख है। ये रस संवहन का कार्य करती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हृदय, हृदय की जानकारी हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दी है। आयुर्वेद की दृष्टि से हृदय ये प्राणव स्रोतस का मूल स्थान है, ये रसव स्रोतस का भी मूल स्थान है। प्राणवायु इस हृदय का धारण करती है। हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुक प्राणवायु के बारे में कहते हैं। व्यान वायु का स्थान मूल स्थान हृदय है। व्यानो हृदय स्थिता वाग्भट कहते हैं। साधक पित्त का स्थान भी हृदय है, साधक पित्त भी हृदय में रहता है। अवलंब कफ द्वारा इसका पोषण हो जाता है। हृदय से अन्य वीर्याच तस्त एवाम्बु कर्मणा वाग्भट कहते हैं। ये मन का भी स्थान होता है, ये ओज का भी स्थान होता है। तो ये सब कार्य हृदय में जो होते हैं उसमें हमारी दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में जो काम है, क्योंकि हम रस धातु की पढ़ाई करें, रसव स्रोतस का मूल स्थान हृदय होता है। इन चीजों को हमें याद रखना है। अष्टविध सार, जब भी शरीर में धातु बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो उसको सार कहते हैं। हर धातु की सारता शरीर में हो सकती है। ये सारता न बदलने वाली कंडीशन है। अगर कोई व्यक्ति किसी सार है तो वैसा ही जिंदगी भर रहता है। तो चरक कहते हैं सारा नष्टो पुरुषाणाम बल प्रमाण विशेष ज्ञानार्थ मुपदिष्टानि भवंती। प्रत्येक पुरुष का बल प्रमाण विशेष ज्ञान के लिए सार परीक्षा, अष्टविध सार परीक्षा करनी चाहिए। 7 धातु के 7 सार होते हैं और उसके बाद में अगर 7 धातु की सारता है तो ओज सारता भी होती है। अगले श्लोक में चरक कहते हैं कि किसी की तरफ देख के कोई व्यक्ति बलवान है या दुर्बल है ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति कृश है यानी उसका बल कम है, कोई बड़ा शरीर वाला है उसका बल ज़्यादा है, यह हम नहीं कह सकते। सामने वाले का बल जानने के लिए हमें सार परीक्षा ही करनी चाहिए। उन्होंने चींटी का उदाहरण दिया है। छोटी होती है चींटी लेकिन वो अपने से ज़्यादा भार का वहन करती है क्योंकि वो सारवान होती है। इस तरह से हम सार को जानना चाहिए, ऐसा चरक ने कहा है। इसलिए ये अष्टविध सार भी हमें देखना है। उसमें रस सारता के लक्षण भी हम लोग देखेंगे। कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, आश्रय श्री भाव एंड इट्स रिलेशन टू रस एंड कफ। वाग्भट कहते हैं तत्रास्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो। तत्रास्थिनि अस्थि में स्थितो वायु वात दोष रहता है। पित्तम तु स्वेद रक्तयो, पित्त जो है स्वेद और रक्त धातु में रहता है। श्लेष्मा शेषेषु, जो बचे हुए सारे शारीर भाव है उसमें कफ दोष रहता है। इसका मतलब रस धातु में कफ दोष रहता है।
जिस तरह से हम किराए पर घर चढ़ाते हैं, घर मालिक होता है और किराए वाला होता है, तो उस तरह से घर मालिक यहाँ पर है रस धातु, उसकी यहाँ कफोदोष जो है किराए से रहता है, ऐसा समझ के चलिए। इसी को कहते हैं आश्रयाश्रयी भाव। तो दोष और धातु के आश्रयाश्रयी भाव यह हमें याद रखना चाहिए। रस धातु में कफोदोष रहता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्षय एंड वृद्धि ऑफ रसा, रस क्षय रस वृद्धि की स्टडी। सिलेबस में जो ये दिया है इसके हिसाब से यहाँ तक हम आ जाते हैं। धातु के बारे में हमने देखा। उसके बाद में रस अश्रुग मांस मेदोस्ति मज्जा शुक्राणी धात्वा सप्त दुष्या मलाहा मूत्रम शकृत स्वेदादयो पीच। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको याद रखनी है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला अध्याय आयुष्कामी अध्याय में वाग्भट कहते हैं 7 धातुओं के उन्होंने नाम दिए हैं। बाद में वो कहते हैं सप्त दुष्या, ये 7 दुष्य भी है। हेमाद्री कहते हैं कि वातादिभिर दूषयंती इति दुष्या, इनको वातादि दोष दुष्ट करते हैं इसलिए उनको दुष्य कहा गया है। धातु का अभ्यास करने के लिए हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था, धातु की व्याख्या, व्युत्पत्ति निरुक्ति, उसके पर्याय, उत्पत्ति पोषण, स्वरूप स्थान, धात्वाग्नि, धातु प्रमाण, धातु प्रकार, धातु गुण, धातु कर्म, धातु है स्रोतस, धातु क्षय, धातु वृद्धि, धातु सारता, उपधातु, मल, धातु विकार, धातु विशेष। इस माध्यम से हम हर धातु की स्टडी हम कर सकते हैं। तो इसी को आप हर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि धातु की व्याख्या क्या होती है, व्युत्पत्ति निवृत्ति क्या होती है, पर्याय कौन से है, उत्पत्ति पोषण कैसा होता है। तो हर धातु का आपका अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर स एते रसा दया शरीर धारणा धात्वा इति उच्यते, धातु की व्याख्या हम लोगों ने देखी है। धातु के प्रकार सप्तदुष्या, ये भी हम लोगों ने देखा है। इसकी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं, शरीर में प्रीणन कार्य करने वाले गतियुक्त द्रव धातु को रस धातु कहते हैं। प्रीणन यानी पोषण, जब शरीर का पोषण हो जाता है, जैसे हमने देखा कि ब्लड के अंदर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं और हृदय से जब विक्षेपित हो जाता है ये ब्लड, तो वो सेल तक पहुंचता है और सेल का पोषण करता है, नरिशमेंट करता है। उसके लिए उसके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। तो इसको हमारी परिभाषा में प्रीणन कार्य कहते हैं। उसके बाद में व्याख्या में कहा है गति युक्त, ये कंटिन्यूसली मूविंग है, इट नेवर स्टॉप, गति युक्त है। इसको द्रव कहा है क्योंकि ये लिक्विड है। ये 3 चीजें हम रस धातु के बारे में याद रखें, ये रस धातु की पहचान है। उत्पत्ति रस्यते रस अच यत्मातो रस धातुर्य सतो भावदया, ये भी हमने देखा है। इसको समझ के आप लोगों को याद रखना है रस धातु की उत्पत्ति कैसी होती है। रस्व स्रोतस में रस धातु की उत्पत्ति कहाँ होती है? रस्व स्रोतस में, आहार रस में उपस्थित। जब रस्व स्रोतस में आहार रस पहुंचता है, ऐसा समझिए आपकी अन्नव स्रोतस में से रस्व स्रोतस में आहार पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्सॉर्प्शन हो गया है, पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल वेन में तुम्हारे पूरे न्यूट्रिशनल फैक्टर आ गए हैं। तो उसमें जो पोषक रस धातु पर रस धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, स्थूल सारभाग और स्थायी। उससे स्थायी रस धातु की उत्पत्ति होती है। इसके स्थूल सारभाग से रस के उपधातु संज्ञा और रज भी उत्पन्न होते हैं। इसमें सूक्ष्म सारभाग से पोषक रक्त धातु अलग होती है तथा इसमें से स्थूल भाग से रसमल कफ उत्पन्न होता है और सूक्ष्म भाग से क्लेद उत्पन्न होता है। शायद आप समझ जाओ, रस्व स्रोतस में रस धात्वाग्नि की क्रिया होती है। फिर उसके 4 पार्ट होते हैं, सार और मल। उसमें सार 2 प्रकार का होता है, स्थूल सार और सूक्ष्म सार। मल 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल सार भाग से जो है स्थायी रस धातु की उत्पत्ति होती है। आहार रस में पोषक रस धातु होता है, ये स्थायी रस धातु बन गया। उसी के साथ उपधातु संज्ञा भी तैयार होता है, उसी के साथ उपधातु रच भी तैयार होता है। अब ये सूक्ष्म सार भाग जो है उससे पोषक रक्त धातु अलग हो जाता है। ये हो गया सार भाग। फिर मल भाग से
स्थूल मल भाग से रसमल कव तैयार होता है और सूक्ष्म मल से क्लेद की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें बहुत सारा रस धातु के बारे में और हमें कुछ पढ़ना है, तो जब मिलेंगे या जूम ऐप की मीटिंग पर हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो का समय ये ख़त्म हो रहा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो इस तरह से उसको अच्छी तरह से जो हमने पढ़ाई की उसको अच्छी तरह समझ लो, उसको याद रखो और फिर एक बार हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।